देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विधेयकों के प्रकार। ठीक, कितने प्रकार के लगभग जो विधेयक हैं वो हमारे संविधान में पारित हो सकते हैं। ठीक है, मतलब तो देखिए कौन कौन से विधेयक हैं। पहला यहाँ पे है, इसको कहते हैं संशोधन विधेयक। दूसरा है साधारण विधेयक। तीसरा है धन विधेयक। चौथा है वित्त विधेयक। संशोधन विधेयक के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें अगर कुछ बदलाव करते हैं तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जो नियम कानून हमारे संविधान में लिखे हुए हैं तो उसमें अगर कुछ नया चेंजेस करना चाहते हैं आप तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संशोधन विधेयक को लाना पड़ेगा। ठीक है, संशोधन विधेयक जो है इसको लाने के बाद ये इसका अनुच्छेद आपको पता है कितना है, 368। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पहला विधेयक कौन सा है, संशोधन विधेयक 368 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, संशोधन विधेयक में कोई भी नया नियम कानून अगर ला रहे हो यानी जो पहले से बना हुआ है उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ पाए। इसके बाद देखिए अगला जो है वो है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है, ऐसा कोई नॉर्मल विधेयक होता है जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की कोई सज़ा माफ़ करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए कोई विधेयक लाया जाए तो वो नॉर्मल विधेयक माना जाएगा। कोई व्यक्ति की सज़ा उम्र कैद है तो उसको कम करने के लिए विधेयक अगर वो विशेष व्यक्ति है तो अगर लाया गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम साधारण विधेयक कहेंगे। साधारण विधेयक कितने में है तो 107, जैसे याद कर सकते हैं 7 से साधारण और 7 लास्ट में आ रहा है तो 107 से हो जाएगा साधारण विधेयक हो जाएगा। ठीक है, संशोधन संविधान संशोधन वाला 368 में। ठीक है, साधारण विधेयक कितने में है, अनुच्छेद 107 में। इसके बाद धन विधेयक क्या हो, धन विधेयक जो रुपये पैसे से जुड़ा हुआ विधेयक होता है, अभी इसको आगे बताएंगे डिटेल में धन विधेयक क्या है। तो ये 110 में है। ठीक है, धन विधेयक कितने में है, 10 में। धन विधेयक कितने में है, 110 में। इसके बाद वित्त विधेयक 117 में। ठीक है, तो ये विधेयक आपको याद रखने हैं। संविधान संशोधन विधेयक 368 में है। इसके बाद दूसरा है साधारण विधेयक 107 में है। इसके बाद धन विधेयक 110 में है और वित्त विधेयक 117 में है। वित्त विधेयक की 2 कैटेगरी होती हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक हम पहले देखेंगे, अब हम ये समझेंगे धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक जो है ये मोस्टली जो दिया गया है 110 में है। ठीक है, लेकिन इसको धन विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया, ठीक है, धन विधेयक को कौन पेश कर सकता है इसके बारे में जो डिटेल दी गई है वो अनुच्छेद 109 में है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। धन विधेयक को पेश करने से पहले, ठीक है, जो इसकी प्रक्रियाएं हैं वो किस में दिया गया है, 109 में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि 110 में धन विधेयक है और 109 में क्या है, धन विधेयक के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान भी हमें याद रखने हैं क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, अब पहला प्रश्न है कि यहाँ पे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, हमने पहले बात समझिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, धन विधेयक कोई है या नहीं इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके बाद देखो जब कभी भी धन विधेयक लाया जाता है तो पहले ही राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है कि देखो हम धन विधेयक लाने जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी राष्ट्रपति को पहले ही बता दिया था कि हम धन विधेयक लाया जा रहे हैं, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये लाया जाता है। पूर्व अनुमति मतलब पहले बता दिया जाता है उनको। तो अब अगर पूर्व अनुमति से लाया गया तो मान लो कोई भी विधेयक अगर कानून बनाना है, ठीक है, पास करा के ले जाना तो उससे पहले लोकसभा में लाएंगे, राज्यसभा में लाएंगे, या राज्यसभा में लाओ तो लोकसभा में लाओ। तो राज्यसभा से पास हुआ, फिर लोकसभा से पास हुआ, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति क्या होगा, उसके पास अपने पास अपने लिए रोक के भी रख सकता है वीटो पावर के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ राष्ट्रपति की पहले से अनुमति से आ रहा है तो इसमें क्या, राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए इसको लौटा नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लो ये यहाँ पे ये विधेयक गया पहले लोकसभा में, तो लोकसभा ने इसको पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, कोई भी अगर संशोधन वाला विधेयक हो या अन्य विधेयक हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको देख करके वापस भेज सकता है। देखेगा कि इसमें कुछ कमियां लग रही हैं तो वापस दे देगा कि इसको फिर से पुनर्विचार के लिए भेज देता है। क्या करता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन इसको पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकता है, धन विधेयक को। क्यों नहीं भेज सकता है, क्योंकि पहले ही इनको बता दिया गया था राष्ट्रपति जी को कि देखिए हम धन विधेयक लाने जा रहे हैं। तो उनकी पहले अनुमति थी तो राष्ट्रपति कह देगी हाँ ठीक है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को वापस नहीं भेज सकते। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो धन विधेयक है राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। और ये भी समझिए जैसे धन विधेयक रुपये पैसे जुड़ा हुआ विधेयक है, अब ये पहले राष्ट्रपति को क्यों बता दिया था, क्यों जरूरी है राष्ट्रपति को बताना। तो मान लो कोई भी किसी भी चीज़ की, किसी भी योजना के लिए जो भारत के लिए ज़रूरी है उसके लिए धन विधेयक लाना है। ठीक है, अब क्या है, अब ये इतना आवश्यक है भारत के लिए, अगर ये क्या है उनको पहले से अनुमति ना दी जाए, तो बीच बीच में क्या रोक टोक बहुत ज़्यादा लगेगी।
का और लोकसभा रोक ले, राज्यसभा रोक ले, फिर राष्ट्रपति फिर वापस भेज दे, तो देर नहीं हो जाएगी काफ़ी। तो इसलिए राष्ट्रपति को पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये जो धन विधेयक है वो देश के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति को पहले इसमें बता दिया था कि हम देखो ये धन विधेयक लाने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति बाद में फिर इसको वापस नहीं करता। इसके बाद देखो ये बात भी आपको याद रखना है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा। देखो अन्य विधेयक जो होते हैं उनमें क्या कर सकते हैं हम, वो राज्यसभा में ला सकते हो, लोकसभा में ला सकते हो, लेकिन धन विधेयक जो है इसको आप सबसे पहले लोकसभा में ही लाओगे, फिर ये राज्यसभा में जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके अलावा देखो, और राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा इसमें अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। 14 दिन तक अगर रखा, देखो इसमें मतलब ये लोकसभा है, लोकसभा से चला गया ये विधेयक, फिर राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा के लोगों ने देखा क्या देख जाए, मतलब इसको नहीं पारित करना चाह रहा है, तो वो अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। और 14 दिन में अगर ये इसको प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, जो धन विधेयक है वो स्वतः पारित हो जाता है, यानी यहाँ से खुद आगे बढ़ जाएगा वो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी यहाँ पे आप देख रहे हो केवल 14 दिन के लिए रोक लगा सकती है कौन, राज्यसभा इसमें रोक लगा सकती है। ठीक, उसके बाद अगर राज्यसभा साइन कर करके इसको नहीं भेजेगी, आगे नहीं बढ़ाएगी, तो वो स्वतः अपने आप ही पारित हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए? तो यहाँ पे देखिए 109 में कौन कौन से हमने बात बताया, धन विधेयक, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। राष्ट्रपति जो है इस पर पुनः मतलब विचार के लिए उसे वापस नहीं भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्योंकि ये आता है। इसके अलावा पहले लोकसभा में ये पेश किया जाता है। इसके अलावा और क्या, राज्यसभा केवल 14 दिन तक के लिए इसमें रोक लगा सकती है, और इसमें हमने आपको बताया था इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया सकता है। तो हमने ये आपको बताया था कि संयुक्त अधिवेशन कौन कौन से, इस पिछले वाले वीडियो में बताया था कि नहीं, कि कौन कौन से विषयों पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन के लिए कौन कौन था? एक धन विधेयक था, एक वित्त विधेयक था, एक और कौन था? एक और कौन था? धन विधेयक था, वित्त विधेयक था, नहीं यार, साधारण विधेयक और संशोधन विधेयक। ठीक, अच्छा अभी यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 10 में क्या है। इसमें देखो अभी ये हम ये तो बता तो दे रहे हैं कि धन विधेयक, लेकिन धन विधेयक होगा कौन, इसकी परिभाषा हम कैसे जाने? ठीक बेटा, देखो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि धन विधेयक की परिभाषा हम कैसे जानेंगे। धन विधेयक की हम परिभाषा कैसे जानेंगे कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी परिभाषा हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप समझिए। मान लो किसी भी क्षेत्र में किसी टैक्स को अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, मान लो कोई एक ऐसा विधेयक लाया गया है जिसमें क्या टैक्स को बढ़ाने, बिल्कुल भारत सरकार क्या है हर चीज़ों पर टैक्स लेती है कि नहीं? अब कोई भी सरकार वो टैक्स लेगी तभी तो क्या है सरकार चल पाएगी ना। देश का इनकम कहाँ से होती है? टैक्स के माध्यम से होती है, रेवेन्यू इसी तो जनरेट होता है। तो हमने क्या बताया कि अनुच्छेद 110 में पढ़ाया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा बताइए कि धन विधेयक होगा कौन। तो इसमें क्या है, टैक्स को जब कभी घटाने की बात होती है या फिर बढ़ाने की बात होती है, यानी किसी भी चीज़ का टैक्स बढ़ाने या घटाने की बात होगी तो टैक्स बढ़ाने घटाने की बात रुपये पैसे जुड़ी हुई है, या फिर किसी टैक्स को समाप्त कर देने की बात होगी तो ऐसा विधेयक धन विधेयक होगा। मेरी बात समझ पाएगी नहीं? जिसमें टैक्स को बढ़ाने घटाने की बात हो या फिर टैक्स को समाप्त करने की बात हो, वो विधेयक धन विधेयक होगा। इसके अलावा मान लो सरकार क्या है, विकास कार्यों के लिए क्या करती है, ऋण लेती है, ऋण मतलब उधार लेती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सर जैसे अभी जो भारत में बुलेट ट्रेन जो है स्थापित करने के लिए भारत सरकार जो है जापान से कुछ ऋण ले रही है और बहुत ही कम ब्याज दर पर। ठीक है, तो ऋण अगर लेती है तो अब ऋण लेना है तो क्या ये भी तुम्हारा जो आएगा इसको भी धन विधेयक के अंतर्गत रखा जाता है। यानी किसी सरकार जो है जो अगर ऋण लेना चाहती है किसी अन्य देशों से या अन्य संस्था से, तो ये जो ऋण लेने वाला प्रावधान है ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा, यानी ऋण लेने वाला प्रावधान भी धन विधेयक कहलाता है। इसके अलावा देखो संचित निधि, एक होता है संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भारत का जो रेवेन्यू है, पैसा है, वो जहाँ पे जमा होता है, एक तरीके का बैंक है। ठीक है, भारत की बैंक है, मतलब भारत की बैंक का मतलब भारत सरकार की बैंक है, तो उसी में मिला करके पैसा जमा होता है। तो संचित निधि से पैसा निकालना या जमा करने की अगर बात होगी तो वो तुम्हारा धन विधेयक से जुड़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि भी संचित निधि का छोटा रूप है, इसका ये समझ सकते हैं। मतलब आकस्मिक निधि क्या होता है, ये अलग से एक छोटी सी बैंक है। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है यहाँ से निकालने की नहीं तो यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यह संचित निधि ये भी रुपये पैसे वाला है, ये भी रुपये पैसे वाला है, इसमें कुछ अगर परिवर्तन करना है इन दोनों में, ठीक, परिवर्तन का मतलब रुपये निकालना है या जमा करना है तो परिवर्तन होगा कि नहीं पहले से, तो इनमें परिवर्तन करना है तो वो भी तुम्हारा धन विधेयक की कैटेगरी में आएगा। तो धन विधेयक
कौन कौन कहलाए जा सकते हैं? तो पहला, टैक्स के में अगर कमी करोगे या फिर टैक्स को बढ़ा रहे हो तो ये फिर तुम्हारा धन विधेयक की कैटेगरी में चला जाएगा। ऋण, सरकार अगर कोई किसी से ऋण लेती है तो ये भी ऋण ले रही, पैसा उधार ले रही ना, तो पैसे की बात है, तो यहाँ पे भी ये धन विधेयक की उसमें चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा संचित निधि और आकस्मिक निधि में अगर परिवर्तन किया जाता है तो ये भी धन विधेयक की कैटेगरी में चला जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था इसमें से कि कौन विधेयक धन विधेयक नहीं है? तो देखो, अब जुर्माना, अब मान लो कोनो व्यक्ति बगैर हेलमेट जा रहा है तो ऐसे देखो पुलिस वाले जुर्माना लगाते हैं कि नहीं? बगैर हेलमेट जा रहा है, लाइसेंस नहीं है तो जुर्माना लगाते हैं ना, अन्य चीज़ों पे जुर्माना लग सकता है। ठीक, तो जुर्माना वाला जो पैसा होता है तो वो जो है तुम्हारा, ये भी तुम्हें ऐसे लगेगा कि टैक्स जैसा है। ठीक है भाई, जाएगा तो सरकार के पास है, लेकिन इसको हम धन विधेयक के रूप में नहीं कह सकते हैं। जुर्माना से प्राप्त राशि धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा लाइसेंस का मतलब क्या है? देखो, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस का मतलब जैसे गाड़ी चलाने के लिए मोटर बाइक आप सीख रहे हो, सीखने के बाद सरकार से गाड़ी चलाने का भी एक लाइसेंस होता है कि आप गाड़ी सीख चुके हो और आपके पास लाइसेंस है, तब आप पात्र हो गाड़ी चलाने के। ठीक, तो अगर लाइसेंस बनवाए हो तो उसका भी कुछ पैसा देना पड़ता है सरकार को। जबकि बाकी जैसे बड़े ट्रक ड्राइवर होते हैं तो उनका लाइसेंस महंगा होता है। और ठीक है, अन्य चीज़ों का लाइसेंस, अब मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह खोल रहे हो कहीं किसी क्षेत्र में तो उसका भी लाइसेंस लेना होता है। कोचिंग संस्थाएं जो होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनको चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका रेवेन्यू कुछ सरकार को देना होता है। ठीक है, तो लाइसेंस का जो रुपया होता है उसको भी हम धन विधेयक के अंतर्गत नहीं जोड़ेंगे। मेरी बात समझ, लेकिन आपको लगेगा जरूर ऐसा है कि ऐसा लग रहा कि भाई रेवेन्यू जाएगा तो सरकार लेगी, है, सरकार ले रही तो उसका मतलब धन विधेयक के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन इनको हम नहीं जोड़ेंगे। स्थानीय टैक्स जो होता है, लोकल टैक्स जो होता है, ठीक है, उसको भी हम धन विधेयक के अंतर्गत नहीं जोड़ते हैं। तो धन विधेयक के अंतर्गत ये 3 चीज़ें नहीं आती हैं, जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक ये भी रुपये पैसे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। तो धन विधेयक कौन है? तो वो 3 कैटेगरी है, वो आप जान जाओगे कौन कौन धन विधेयक होता है। तो तुरंत अगर टैक्स को बढ़ा घटा रहे हैं तो धन विधेयक है। दूसरा, अगर सरकार अगर ऋण ले रही है तो धन विधेयक है। तीसरा, तुम्हारा संचित निधि और आकस्मिक निधि में रुपये पैसे परिवर्तन अगर किया जा रहा है तो उससे जुड़ा हुआ वो धन विधेयक हो जाएगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो रुपए पैसे की तो बात होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, खर्चे की बात भी होती है। इसमें खर्चे की बात नहीं होती। ठीक है, इसमें खर्चे की बात नहीं होती। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, धन विधेयक जैसे घर में मतलब 5-6 लोग हैं तो सभी लोग कमा कमा के ला रहे हैं। ठीक है, तो रुपये पैसा क्या आ रहा है, पैसा वो खर्चा नहीं किया जा रहा है अभी। तो जब अभी खर्चा नहीं किया रहा तो वो जो विधेयक होगा, वो जो रुपया आ रहा है तो उस तरीके का जो बनेगा उसको हम धन विधेयक कहेंगे। यानी धन आ रहा है तो धन विधेयक। और जब पैसा आ रहा है तो आने के बाद खर्चा भी तो करेंगे। तुम घरों पे कभी ये चीज़ ला रहे हो, कभी वो चीज़ ला रहे हो, तो आने के साथ साथ जो खर्चा व्यय हो रहा है विकास कार्यों में, घर के संचालन में, तो उस विधेयक को, उन विधेयक को, इस टाइप का जो विधेयक होगा उसको हम कहेंगे वित्त विधेयक। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वित्त विधेयक में क्या होता है, रुपया पैसे की बात तो होती है, साथ ही साथ खर्चे की बात भी होती है। ठीक है, यानी व्यय की बात भी होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वित्त विधेयक में दो प्रकार की बातें होती हैं। तो लिखा हुआ क्या है? विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय मतलब विकास कार्यों के लिए जो सरकार खर्च करती है उसकी बात इसमें वित्त विधेयक में होती है। अब खर्च करती है तो अब भाई खर्च क्या करेगी? रुपया पैसे खर्च करेगी, तो रुपया पैसे की तो बात हो ही रही है और साथ में खर्च की भी बात होती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? और ये वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है, ये भी आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और ये 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या है? इसमें देखिए अनुच्छेद 117 का फर्स्ट, मतलब 117 का फर्स्ट ए करके लिख दिया है बिंदु। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये विधेयक जब बिल आया था तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया था। पूर्व अनुमति मतलब राष्ट्रपति को पहले ही सूचित कर दिया था। सूचित क्या किया था? मतलब देखो, अब रुपया अगर इन्होंने धन विधेयक के द्वारा रुपया ले लिया, ठीक है, तो फिर अब खर्च करेंगे तो राष्ट्रपति को पहले बता देंगे, देखो हम इतने रुपए की जाकर ये जो है डैम बनवाने जा रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई नई बिजली परियोजना चालू करने जा रहे हैं तो उसमें खर्च करने जा रहे हैं। ठीक, तो व्यय करने वाली बात है ना, तो राष्ट्रपति को पहले बता देंगे। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें होती है और केवल लोकसभा से ये प्रारंभ हो सकता है। जैसे वो वाला भी था तुम्हारा कौन सा धन विधेयक, ये भी केवल लोकसभा से प्रारंभ होता है, और ये तुम्हारा वित्त विधेयक जो है ये भी लोकसभा से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, इसको क्या है, राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा जो है अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा अगर अस्वीकार करेगी, ठीक है, उसमें क्या था, राज्यसभा जो सभा है अस्वीकार नहीं कर पाएगी, अधिकतम 14 दिन तक रोक पाती थी। किसमें? धन विधेयक। लेकिन इसमें क्या है, राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। अगर अस्वीकार कर देगी तो फिर लोकसभा वाले लोग क्या करेंगे, ये मतलब आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसमें क्या बुलाया सकता है? संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन बुला करके पुनः फिर इसको पारित करा दिया है देंगे। इसको तो हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसमें देखिए इधर टाइप 2 में क्या है, अनुच्छेद 117(2) में है टाइप 2, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है इसमें। और ये वाला जो टाइप 2 वाला है, ठीक है,
इसमें देखिए ये किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन से प्रारंभ किया था, मतलब लोकसभा से भी ला सकते हैं इसको और राज्यसभा से भी ला सकते हैं। तो जो ये वित्त विधेयक है टाइप 2 वाला, इसको किसी भी सदन में ला सकते हैं। बाकी ये राज्यसभा इसको अस्वीकार कर सकती है और इसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोनों में बस अंतर इतना है कि इसको जो टाइप 1 वाला है वित्त विधेयक, इसको लोकसभा में केवल ला सकते हैं, और जो टाइप 2 वाला है इसको ऐसे दोनों में ला सकते हैं। किसी सदन मतलब दोनों सदन, 2 ही सदन है। तो टाइप 2 ऐसे याद कर लो, टाइप 2 मतलब 2 है तो 2 ही सदन है, यानी दोनों सदन में किसी में भी ला सकते हो आप, ठीक है। जबकि टाइप 1 है इसमें केवल एक में ला सकते हो, बस इतना अंतर है, बाकी और कुछ नहीं अंतर है। तो उम्मीद है आपको विधेयकों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। 4 प्रकार के विधेयक हैं आपके। पहला संविधान संशोधन है, दूसरा तुम्हारा साधारण विधेयक है, तीसरा कौन सा है, धन विधेयक है, चौथा कौन सा है, वित्त विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद तीनों को याद कर लेना, 368 हो जाएगा। इसके बाद कौन साधारण विधेयक 107 हो जाएगा, धन विधेयक 110 हो जाएगा और 117 हो जाएगा वित्त विधेयक, ठीक है। क्लियर।